सोचिए, हत्या के 3 दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और जांच के दौरान अदालत पाती है कि ट्रायल कोर्ट में दिए गए तीनों के बयान हूबहू एक जैसे हैं, शब्दशः एक दूसरे की कार्बन कॉपी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बिहार के एक असली हत्या के मामले की हकीकत है, जिसने हमारी न्याय प्रणाली के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर रोशनी डाली है। बिल्कुल। और ये मामला इसलिए इतना असाधारण बन जाता है क्योंकि ये इस सवाल पर नहीं है कि वो दोषी हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या उन्हें दोषी ठहराने की जो प्रक्रिया थी वो ही सही थी? क्या न्याय का रास्ता सही तरीके से अपनाया गया? आज हम सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की परतों को खोलेंगे जो हमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 313 के दिल तक ले जाएगा। हमारे हाथ में है चंदन पासी और अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि एक कानूनी प्रक्रिया का एक छोटा सा लगने वाला कदम वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि उसकी अनदेखी करने पर हाई कोर्ट से मिली सजा भी रद्द हो सकती है। ये कहानी अपराध से ज्यादा न्याय के उसूलों की है। चलिए इस दिलचस्प मामले में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले कहानी को जमीन पर लाते हैं। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये घटना है 31 मार्च 2016 की, बिहार के बक्सर जिले की। शिकायतकर्ता कंचन पासी अपने पिता घुगिली पासी और परिवार के कुछ और लोगों के साथ खेतों से घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोप यह है कि उन लोगों ने घुगिली पासी पर देसी कट्टे और डाबा, जो एक तरह का धारदार हथियार होता है, उससे हमला कर दिया। अच्छा। और इस हमले में घुगली पासी की मौके पर ही मौत हो गई। एक आम ग्रामीण झगड़ा जो हत्या तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस और अदालत की कार्रवाई शुरू हुई होगी, जाहिर है। हाँ, एफआईआर दर्ज हुई, जांच हुई और मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह पेश किए, सबूत रखे और बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें दी। सुनवाई पूरी होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने कुल 6 लोगों को हत्या मतलब आईपीसी धारा 302 और कुछ अन्य अपराधों के लिए दोषी पाया और सजा सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी निचली अदालत को मामले में कोई शक नहीं था। फिर मामला हाई कोर्ट गया होगा। बिल्कुल, जैसा कि अक्सर होता है। इन 6 दोषियों ने पटना हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को परखा और अंत में निचली अदालत के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। मतलब उन्होंने भी कहा कि सजा सही है। हाँ, उन्हें भी लगा कि इन 6 लोगों को दोषी ठहराना सही है। तो 2 अदालतें, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, एक ही नतीजे पर पहुंची। हाँ, यहां तक तो एक सीधा साधा आपराधिक मामला लगता है। बिल्कुल। फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि पूरी कहानी पलट गई? बस यही इस केस का सबसे दिलचस्प मोड़ है। उन 6 दोषियों में से 3, चंदन पासी, पप्पू पासी और गिरियक पासी, मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहां उन्होंने सबूत या गवाहों की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया। उनकी मुख्य दलील एक प्रोसीजरल पॉइंट पर टिकी थी। प्रोसीजरल पॉइंट? हाँ, उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान सीआरपीसी की धारा 313 का पालन ही नहीं किया गया, जिससे उन्हें अपना पक्ष सही तरीके से रखने का मौका ही नहीं मिला। मुझे ये बात थोड़ी हैरान कर रही है। मतलब हत्या जैसे गंभीर मामले में सजा हो चुकी है, हाईकोर्ट ने भी उसे सही मान लिया और उसे एक प्रक्रियात्मक गलती के लिए चैलेंज किया जा रहा है। आखिर इस धारा 313 में ऐसी क्या खास बात है कि ये इतनी शक्तिशाली है? देखिए, ये सवाल ही इस पूरे मामले का सार है। धारा 313 को आप आपराधिक न्याय प्रणाली की आत्मा कह सकते हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि प्राकृतिक न्याय के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे ऑडी ऑल्टरम पार्टियम कहते हैं। दूसरे पक्ष को भी सुनो। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत और आरोपी के बीच एक सीधा संवाद होना चाहिए। जब अभियोजन पक्ष अपने सारे सबूत पेश कर देता है, तो जज का ये फर्ज है कि वो आरोपी को बुलाए और उसके खिलाफ आए हर एक सबूत, हर एक परिस्थिति के बारे में सीधे उससे पूछे कि इस पर तुम्हारा क्या कहना है। अच्छा, तो ये वकील के जरिए नहीं, बल्कि जज और आरोपी के बीच सीधी बातचीत है। लेकिन क्या इससे मुकदमे बेवजह लंबे नहीं खींचेंगे? अगर हर छोटे बड़े सबूत पर जज को 100 सवाल पूछने पड़े, तो हमारा सिस्टम तो और भी धीमा हो जाएगा। ये एक बहुत वाजिब चिंता है और अक्सर ये दलील दी भी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये कोई खाली औपचारिकता नहीं है, ये आरोपी का एक बहुत अनमोल अधिकार है। सोचिए, एक गवाह ने कहा कि उसने आपको अपराध की जगह पर देखा।
दूसरे ने कहा कि आपके हाथ में हथियार था। तीसरे ने कहा कि आपने धमकी दी थी। अब अगर जज आपसे बस एक सवाल पूछें, गवाहों ने कहा है कि तुमने हत्या की है, क्या कहना है? तो आप शायद बस यही कहेंगे कि मैं निर्दोष हूं। आपको ये मौका ही नहीं मिला कि आप बता सकें कि आप वहां क्यों थे, या आपके हाथ में वो चीज क्यों थी, या धमकी वाली बात का संदर्भ क्या था। समझ गया। मतलब हर आरोप की गांठ को अलग अलग खोलकर आरोपी के सामने रखना होता है। एक ही धागे में सब कुछ नहीं लपेट सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। और सबसे जरूरी बात जिस पर यह पूरा केस टिका है, कानून कहता है कि अगर कोई आपत्तिजनक सबूत या परिस्थिति आरोपी से धारा 313 के तहत पूछी ही नहीं गई, तो उस सबूत का इस्तेमाल उसे दोषी ठहराने के लिए किया ही नहीं जा सकता। क्या बात है। मतलब वो सबूत एक तरह से रिकॉर्ड से गायब मान लिया जाता है। एक तरह से, हाँ। तो अब चंदन पासी के मामले पर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स देखे तो उन्हें क्या मिला? वो कार्बन कॉपी वाली बात क्या थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अपीलकर्ताओं चंदन, पप्पू और गिडिक के धारा 313 के तहत दर्ज बयानों को देखा तो वो हैरान रह गए। तीनों के बयान न सिर्फ एक जैसे थे, बल्कि उनसे पूछे गए सवाल भी बिल्कुल एक थे। बिल्कुल एक। हाँ, हर आरोपी से सिर्फ 4 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था, क्या आपने गवाहों के बयान सुने? जवाब, हाँ। आखिरी सवाल था, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जवाब, मैं निर्दोष हूँ। ये तो बहुत ही मतलब सामान्य सवाल लग रहे हैं। बीच के 2 मुख्य सवाल क्या थे? वो भी उतने ही सामान्य थे। दूसरा सवाल कुछ ऐसा था, गवाहों ने कहा है कि 31 मार्च 2016 को आपने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कट्टा और डाबा से हमला करके घुगली पासी की हत्या कर दी। इस बारे में आपका क्या कहना है? और तीसरा सवाल घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप पर था। और जवाब? तीनों ने इन दोनों सवालों का एक ही जवाब दिया, झूठा आरोप है। तो मतलब जज ने एक तरह से सारे आरोपों का एक पैकेज डील बनाकर पेश कर दिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसी को कानून की पूरी तरह से विफलता कहा, एब्जेक्ट फेलियर। अदालत ने कहा कि ये सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया कि किस गवाह ने क्या कहा, शिकायतकर्ता कंचन पासी ने क्या देखा, चश्मदीद गवाह कौता देवी ने क्या बताया, किस आरोपी के हाथ में कट्टा होने का आरोप है और किसके हाथ में डाबा, हत्या का मकसद क्या बताया गया। इनमें से कोई भी स्पेसिफिक बात किसी भी आरोपी के सामने रखी ही नहीं गई। अच्छा, तो अगर इसे सही तरीके से करना होता तो जज को कैसे सवाल पूछने चाहिए थे? कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल, उन्हें हर आरोपी से अलग अलग और बहुत विशिष्ट सवाल पूछने थे। जैसे चंदन पासी, गवाह संख्या 1, कंचन पासी का कहना है कि उन्होंने आपको देसी कट्टे से घुघुली पासी पर वार करते देखा। इस पर आपका क्या कहना है? फिर पप्पू पासी, उसी गवाह का कहना है कि आप डाबा से हमला कर रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? समझ गया। फिर गिडिक पासी, गवाह संख्या 3 का कहना है कि आप भीड़ को उकसा रहे थे। इस पर आपकी क्या सफाई है? इस तरह हर एक दोष लगाने वाली परिस्थिति को आरोपी के सामने रखना होता है ताकि उसे हर बात का जवाब देने का मौका मिले। एक मिनट, फैसले में एक और दिलचस्प बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जज को नहीं बल्कि सरकारी वकील को भी जिम्मेदार ठहराया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर सारा ध्यान जज के फैसले पर ही होता है। हाँ, और ये इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक अभियोजक यानी सरकारी वकील का काम सिर्फ आरोपी को सजा दिलाना नहीं होता, वो अदालत का एक अधिकारी होता है जिसका कर्तव्य न्याय सुनिश्चित करने में अदालत की मदद करना है। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सजा दिलाने की जल्दबाजी में अभियोजक ने भी अपने इस कर्तव्य को नजरअंदाज कर दिया। उनका भी फर्ज था ये देखने का? बिल्कुल, उनका भी फर्ज था कि वे अदालत का ध्यान इस ओर दिलाते कि धारा 313 के बयान सही तरीके से दर्ज नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक जज की लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ी व्यवस्थागत वजह है, जैसे काम का बोझ या ट्रेनिंग की कमी? देखिए, फैसले में इस पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये न्याय प्रणाली में एक जानी मानी समस्या है। निचली अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ होता है। कई बार प्रक्रिया को जल्दी निपटाने के दबाव में इस तरह की महत्वपूर्ण बातों को एक औपचारिकता मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे कन्विक्शन एट ऑल कॉस्ट्स यानी हर हाल में सजा दिलाने की मानसिकता का लक्षण भी माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट
इस तरह के फैसलों से निचली अदालतों को यही संदेश दे रहा है कि न्याय की गति न्याय की गुणवत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। तो इन सब गलतियों का नतीजा क्या निकला? क्या तीनों आरोपी बरी हो गए? मुझे लगा था कि इतनी बड़ी प्रक्रियात्मक गलती का मतलब होगा कि केस ही खारिज हो गया। नहीं, और यहीं पर फैसले का सबसे अहम और व्यवहारिक हिस्सा आता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया। अदालत ने ये नहीं कहा कि वो निर्दोष हैं या सबूत झूठे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जिस प्रक्रिया के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया वो प्रक्रिया ही फंडामेंटली फ्लॉड थी, बुनियादी तौर पर ही गलत थी। हाँ, इसलिए अदालत ने उनकी सजा को रद्द कर दिया और मामले को वापस उसी ट्रायल कोर्ट में भेज दिया।